हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पीपी सर। तो आज से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आप लोगों को केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाने जा रहा हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इनऑर्गेनिक का पार्ट है यह, और ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपके क्लास 12th में तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बाकी ग्रेजुएशन है, बीएससी है, एमएससी है। ठीक है, जितने भी एग्ज़ाम हैं आपके कंपटीशन के, चाहे आईआईटी जेईई हुआ, चाहे नीट हुआ, चाहे पीएमटी हुआ, चाहे आईआईटी जेएम हुआ, ठीक है, नेट हुआ, जेआरएफ हुआ, गेट हुआ, सीएसआईआर, जो भी जितने भी पीजीटी टीजीटी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डिफिनीशन क्या होता है? द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टडी किया जाता है उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम इसमें सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे। हम सबसे पहले साल्ट के बारे में पढ़े होंगे, परिचय होगा थोड़ा बहुत। देखिए, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो डबल साल्ट क्या होता है? ठीक है, डबल साल्ट जिनको पानी में घोलें तो एकदम पूरी तरह से घुल जाए। ठीक है, अब नहीं तो मैं लिखा हूँ, हाँ, जिनकी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में समाप्त हो जाती है। जो वाटर में, पानी में एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में घोलने पे वो पूरी तरह से घुल जाए, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे डबल साल्ट। हाँ, दीज आर लास्ट देयर आइडेंटिटी इन एक्वस सोल्यूशन। सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल है पोटास एलम, मतलब फिटकरी। फिटकरी क्या होता है? देखे होंगे फिटकरी आप लोग। फिटकरी कहीं कट वगैरह जाता है, कहीं कट जाता है तो फिटकरी लगाते हैं, सेविंग करने पर फिटकरी लगाते हैं। ठीक है, अगर पानी में उसको डाल दें तो डिजॉल्व हो जाएगा। सबसे अच्छा इसका है, देखिए इसका, मान लीजिए वाटर है, इसका पहले फार्मूला लिख देते हैं। इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2 SO4 थ्राइज, K2SO4 Al2 SO4 थ्राइज इंटू 24H2O। तो ये आपका है, ठीक, पोटेशियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट और 24 पार्ट H2O होता है। तो इसको हम पानी में हम डिजॉल्व अगर करते हैं, अगर मान लीजिए वाटर है, ठीक, ये वाटर है, वाटर में अगर ये फिटकरी अगर डालें हम, फिटकरी अगर हम डालें, फिटकरी को वाटर में डालें तो फिटकरी का जो फार्मूला होता है, ये वाटर है तो ये फिटकरी पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी। फिटकरी पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, पोटासियम पूरी तरह से डिजॉल्व हो जाएगा। तो अब देखो, डिजॉल्व होने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाएगा। डिजॉल्व होने के बाद बाबू क्या हो जाएगा? एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और सॉल्यूशन जब बन जाएगा तो अगर इसको हम ब्रेक करेंगे तो देखो, इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें 3 प्रकार के आयन होंगे। एक पोटेशियम आयन होगा, सल्फेट आयन होगा, SO4 सल्फेट आयन होगा, और एल्युमिनियम Al3+ आयन होगा। ठीक है, और वाटर तो है ही है। तो देखिए, इसमें 3 प्रकार के रेडिकल मिल रहे हैं। ठीक है, ये एक पोटेशियम आयन मिला है, सल्फेट आयन, एल्युमिनियम आयन मिल रहा है। 3 प्रकार के आयन मिल रहे हैं, इसको हम रेडिकल कहते हैं। और तीनों अलग अलग अपना टेस्ट देंगे। सबसे अच्छा स्पेसिफिक पॉइंट इसका ही है। ठीक है, तो इसका डबल साल्ट का डिफिनीशन आपका ये रहा, जिनकी आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन में समाप्त हो जाती है, इसको हम कहते हैं डबल साल्ट। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी हम कॉम्प्लेक्स साल्ट और इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल लिख लो, सेकेंड इसका एग्जाम्पल है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल है, ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट, FeSO4 Al2 SO4 थ्राइज इंटू 6H2O। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग, इतना ही होता होगा। FeSO4 NH4 ट्वाइस होता है। FeSO4 बताते हैं इसका क्या होगा। FeSO4 Al2 SO4 फेरस अमोनियम सल्फेट होता है ना, फेरस अमोनियम NH4 ट्वाइस 6H2। ठीक, स्टॉप सर।
हेलो माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ पीपी सर। तो आज से केमिस्ट्री में बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आ गया हूँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को आज से कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में क्लास 12th में तो इम्पॉर्टेंट है ही है। साथ में जो कंपटीशन की बच्चे जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, लाइक IIT JEE नीट, ठीक है, पीजीटी का एग्ज़ाम, IIT JAM, नेट JRF गेट, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इसको मैं एकदम बेसिक से क्लास 12th से BSc MSc स्टैंडर्ड तक लेके जाऊंगा। मैं पूरी तरह से बढ़िया से पढ़ाऊंगा, पूरा एक कंटेंट दूंगा। ठीक है, तो आप लोग शुरू हो जाइए और पढ़िए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डीलिंग विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हम साल्ट के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्रकार के साल्ट होते हैं? तो एक डबल साल्ट होता है, एक कम्प्लेक्स साल्ट होता है। डबल साल्ट क्या होता है? डबल साल्ट ऐसे साल्ट होते हैं जिनकी जो वाटर में डिजॉल्व होने पर अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं। मतलब जो वाटर में डिजॉल्व करने पर पूरी तरह से घुल जाएं, उसको हम कहेंगे क्या? डबल साल्ट। जिनकी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में समाप्त हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? डबल साल्ट कहते हैं। दीज आर लास्ट देयर आइडेंटिटी इन एक्वा सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में डिजॉल्व होने पर अपने आइडेंटिटी को खो देते हैं, उसको हम डबल साल्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका होता है पोटासियम। पोटासियम मतलब फिटकरी, आप लोग जानते हो फिटकरी का टूट जाने पर लगाते हैं फिटकरी। फार्मूला क्या होता है फिटकरी का? K2SO4 Al2 SO4 थ्राइज 24H2O। ठीक, ये होता है पोटासियम का मतलब फिटकरी का फार्मूला। अगर इसको मान लीजिए वाटर में डिजॉल्व करें, इस फिटकरी को वाटर में हम डिजॉल्व करें, तो देखो क्या होगा। ये मान लो वाटर है, पानी, वाटर में अगर मान लीजिए इसको डिजॉल्व करते हैं, तो ये पोटासियम है, मान लो इसको हम इसमें डाल दिए हैं, फिटकरी को इसमें डाल दिए हैं, तो सॉल्यूशन बन गया है। एक सॉल्यूशन बन गया है और इस सॉल्यूशन में क्या है? मान लो मैं एक सॉल्यूशन बना दिया हूँ, किसका? फिटकरी और वाटर का सॉल्यूशन बना दिया हूँ। ठीक है, तो नीचे वाटर तो है ही है, इसमें फिटकरी है। फिटकरी समझ गए होंगे, फिटकरी। ठीक है, तो फिटकरी में क्या क्या है? मतलब पोटासियम में क्या मिलेगा? इसको ब्रेक करेंगे, पोटेशियम आयन मिलेगा, सल्फेट आयन मिलेगा और एल्युमिनियम आयन मिलेगा। और H2O तो उसी में है, H2O तो उसी में डिजॉल्व हो जाएगा। तो इसमें क्या क्या टेस्ट में हमको क्या क्या मिलेंगे? टेस्ट क्या क्या मिलेंगे? आयन जो मिलेंगे रेडिकल, हमको पोटेशियम आयन मिलेगा और सल्फेट आयन मिलेगा और एल्युमिनियम आयन मिलेगा, Al3+। इतने में आयन मिलेंगे। और देखो ये रेडिकल हैं और तीनों रेडिकल अलग अलग अपना एक स्पेसिफिक टेस्ट देंगे। ठीक है, ये सबसे अच्छा अंतर है। सबसे अच्छा रीजन इसका यही है कि वाटर में डिजॉल्व होने पर अपने आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं और सभी आयन अपना अलग अलग स्पेसिफिक टेस्ट देते हैं। ठीक है, जिनको हम डबल साल्ट कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लें। फिर इसका दूसरा एग्जांपल मोहर साल्ट होता है। मोहर साल्ट क्लास 12th में इसको टाइट्रेशन के इसका करेंगे हम। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है FeSO4 NH4 SO4.6H2O। ये भी क्या होता है? वाटर में डिजॉल्व करने पर अपने रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। आयरन में ब्रेक हो जाएगा, अमोनियम आयन में, सल्फेट आयन में ब्रेक हो जाएगा। कार्नेलाइट भी वाटर में डिजॉल्व करने पर ये तीनों आपस में ब्रेक होके एक नया प्रकार का रेडिकल टेस्ट देंगे। ठीक है, तो इतना रहा कहानी क्या बच्चों? डबल साल्ट का। ठीक है, डबल साल्ट की कहानी इतनी रही। अभी आप लोग इसको नोट करें आप लोग। मैं अभी बता रहा हूँ कॉम्प्लेक्स साल्ट का, नोट करें आप लोग। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है? ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड, लिख दिया हूँ आप लोगों के लैंग्वेज में आसान लगने के लिए लिख दिया हूँ।
ऐसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो सॉलिड, लिक्विड, गैस एज वेल एज एक्वस सॉल्यूशन में अपनी आइडेंटिटी रिटेन रखते हैं, ठीक है, रिटेन रखते हैं, उन्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं, ठीक है। ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिजॉल्व करने पर अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, उसको हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। these retain their identity in solid, liquid as well as gas, solid, liquid, gas as well as aqueous solution, ठीक है। तो उसमें अपनी आइडेंटिटी को नहीं खोते हैं, उनको हम कहते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम लेते हैं कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं NiNH36Cl2, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे बढ़िया से, ठीक है। तो देखो वाटर में, ये वाटर है, वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो ये ब्रैकेट वाला, बड़े ब्रैकेट वाला टर्म है, उसी का उसी तरह रहेगा, ब्रेक नहीं होगा आयन। अब ये उसमें जो डबल साल्ट था, डबल साल्ट में सभी भी जितने भी रेडिकल थे अपना सब लोग अलग अलग टेस्ट दे रहे थे, लेकिन यह बिल्कुल अपना कोई टेस्ट नहीं देगा, हाँ कोई भी टेस्ट नहीं देगा, नो टेस्ट, ठीक है, अलग अलग टेस्ट नहीं देंगे। जैसे मान लीजिए हम K4 FeCN6, बढ़िया से पढ़ना है इसको हमको, ठीक, ये K4 FeCN6, इसको भी ब्रेक करेंगे 4K प्लस आयन FeCN6 4 माइनस बनेगा, तो ये भी अपना कोई टेस्ट नहीं देगा, ठीक है, पूरी तरह से डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो लिख सकते हैं, दूसरा पॉइंट में है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आर नॉट गिव द टेस्ट ऑफ ऑल करस्पॉन्डिंग आयन। तो ये रहा बच्चों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कहानी, ठीक है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ही बारे में पढ़ना है, जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। दो कलम बना के चाहेंगे तो इसका दोनों का डिफरेंस चाहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है। मैं मेनली जो मेन डिफरेंस है मैं उसका अंतर बता दिया हूँ, इसको नोट करें आप लोग, ठीक है। चलिए फिर आगे पढ़ा रहा हूँ। अब इसका हम डबल साल्ट में या कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर क्या होता है, डबल साल्ट, डिफरेंस बिटवीन डबल साल्ट एंड कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर। मान लीजिए बोर्ड में आ गया है, एग्जाम में आ गया डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में अंतर, तो आप लोग कैसे लिखेंगे, दो कॉलम बना के कैसे लिख सकते हैं। अभी मैं समझा दिया हूँ, एग्जाम्पल लेके भी समझा दिया हूँ, डबल साल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होता है, ठीक है। दे आर आयनिक कंपाउंड, पहला डिफरेंस है, मैं बता भी दिया हूँ, हाँ फिर सुन लीजिए। दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डू नॉट कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड होने के बावजूद यह कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शो नहीं करता है। क्यों नहीं शो करता है, क्योंकि आयन में डिजॉल्व होने के बाद सभी आयन, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद सभी आयन ब्रेक हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिल्कुल नहीं बनाते हैं। और इसमें क्या होगा, दे मे आर मे नॉट बी आयनिक बट कॉम्प्लेक्स पार्ट इज ऑलवेज कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह काम करता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए K4 FeCN6 है, बताऊँगा इसको बढ़िया से, ठीक। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है FeCN6 वाला पार्ट है, ठीक, ये डिजॉल्व नहीं होता है, पूरी तरह से ब्रेक नहीं होता, आइडेंटिटी नहीं होता है। और इसमें देखिए Fe को हम आयरन कहते हैं, आयरन, जो आयरन इसमें है, आयरन, यह आयरन CN, यह CN जो है एक तरह से कोऑर्डिनेट बांध देता है, बताऊंगा अभी इसके, ये कोऑर्डिनेट बांध की तरह काम करता है, CN कोऑर्डिनेट बांध की तरह काम करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, ये कोऑर्डिनेट बांध देता है सेंट्रल मेटल आयन को। अभी कहानी सबकी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यह कोऑर्डिनेट बांध बनता है, लेकिन उसमें पूरे आयन ब्रेक हो जा रहे थे, समझ गए होंगे आप लोग उसको, ठीक है। दूसरा क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसमें क्या हो सकता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द डबल साल्ट आर सेम एज दोज ऑफ इट्स, मतलब सभी जगह सेम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका डबल साल्ट द मेटल आयन शो नॉर्मल वैलेंसी, डबल साल्ट में मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ध्यान से देखना, डबल साल्ट में मेटल आयन नॉर्मल वैलेंसी शो करते हैं, बट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल आयन
दो प्रकार की वैलेंसी शो करते हैं। बहुत बढ़िया से हम लोग इसको पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी में। वर्नर थ्योरी में आगे हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया से। दो प्रकार की वैलेंसी शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। इसको कहेंगे प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी बढ़िया से पढ़ेंगे हम इसको वर्नर थ्योरी में। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। इसमें ये नॉर्मल वैलेंसी शो करता है। और चौथा पॉइंट आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ठीक है, जो मैं बताया हूँ, वाटर में डिजॉल्व होने पर ये अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, और यह वाटर में डिजॉल्व होने पर आइडेंटिटी नहीं खोते हैं। इसका एग्जाम्पल लिख लो, ठीक है। फिटकरी लिख लो, पोटासियम K2SO4 Al2SO4 थ्राइस 24H2O etc लिखवाया हूँ एग्जाम्पल। इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड का लिख लो K4 FeCN6। दूसरा है NiCl4 2-। बहुत सारे हैं एग्जाम्पल में, इसके बारे में हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ही बारे में पढ़ना है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो इसको नोट कीजिए आप लोग। अब मैं नया चीज़ पढ़ाने जा रहा हूँ, लिगेंड, नोट करें। तो अब हम शुरू करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसको हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में देखेंगे। और पहला टर्मिनोलॉजी आएगा आपका लिगेंड आएगा, लिगेंड्स आएगा। दूसरा आएगा सेंट्रल मेटल आयन CMI, इसको सेंट्रल मेटल आयन इसको कह सकते हैं, या सेंट्रल मेटल एटम भी कह सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बच्चों कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। फिर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, डेंटिसिटी, चिलेशन, या इसको चिलेटिंग रिंग भी कह सकते हैं, या चिलेटिंग लिगेंड भी मानते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी आपकी क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज है जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में यूज होगा। लिगेंड, सेंट्रल मेटल आयन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, काउंटर आयन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा, डेंटिसिटी, चिलेशन भी कह सकते हैं, चिलेटिंग लिगेंड, इतना कह सकते हैं। इतनी बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज्ड है जो आपको जानना है कैसे कौन क्या होता है। तो अभी छोटा सा एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कौन लिगेंड को कैसे पहचानते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए हम कोई ले लिया हूँ इधर, ये आपका ऐसे ले लिया, कोई एग्जाम्पल ले लिया हूँ कोई कम्प्लेक्स कंपाउंड का CONH3 6Cl3, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जाम्पल है। तो इसमें हम कैसे बताएंगे लिगेंड कौन है। तो इसमें लिगेंड आपका ये NH3 लिगेंड होगा, बताऊंगा, सबका डेफिनेशन लिखे समझाऊंगा अभी। NH3 जो है लिगेंड है, और इस NH3 इस CO से 6NH3 जुड़ा हुआ है, तो ये सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा आपका। ये कहलाएगा आपका CO, सेंट्रल एटम आयन कहलाएगा, सेंट्रल मेटल आयन CMI मतलब सेंट्रल मेटल आयन कहलाएगा। ये लिगेंड कहलाएगा। और जितने लिगेंड हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कहलाएंगे
कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएंगे। और ये जो बड़ा सा ब्रैकेट बना हुआ है, बड़ा सा ब्रैकेट स्क्वायर जैसा पार्ट है, स्फीयर में है एक तरह से, तो इसको हम पूरे को हम मान सकते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन आइडेंटिटी के भी नाम से जानते हैं। और जो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? काउंटर आयन कहते हैं, काउंटर आयन। ठीक है, अब बारी बारी से सबका मैं डेफिनेशन बताता हूँ, बढ़िया से सबके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं लिगेंड के बारे में बताता हूँ क्या होता है लिगेंड। ठीक, लिगेंड लिखिए, लिगेंड का डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूँ। लिगेंड क्या होता है? लिगेंड क्या होता है? द सेंट्रल मेटल आयन is surrounded by neutral molecule. The central metal ion is surrounded by neutral molecule or ion is known as ligand. Central metal ion is surrounded by neutral molecule or ion is known as ligand. They act as सबके बारे में बताऊंगा अभी आप सबके बारे में बताऊंगा। इसको नोट करो पहले। ठीक, नोट करें। देखिए क्या होता है लिगेंड। The central metal ion is surrounded by neutral molecule or ion is known as ligand. They act as Lewis base. They are electron rich. ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, लुईस बेस की तरह काम करते हैं, सेंट्रल मेटल आयन से सराउंडेड जुड़ा रहता है। अभी अब आपको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझाऊंगा। देखिए अभी इसी एग्जाम्पल में देख सकते हैं। और मान लीजिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये COCl3 CONH3 ये कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इसको ब्रेक करेंगे, ये आयन तो ब्रेक हो जाएगा, लेकिन ये ब्रेक नहीं होता है, अपने आइडेंटिटी नहीं होता है। मैं इसको बता चुका हूँ डबल साल्ट में और कॉम्प्लेक्स साल्ट में। कॉम्प्लेक्स साल्ट का एग्जांपल है CONH3 प्लस 3Al माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा। अब देखिए इस CO, यह देखो इस CO से NH3 कितना जुड़ा हुआ है। अभी मैं कुछ और नहीं बता रहा हूँ, बस इस CO से NH3 कितना जुड़ा हुआ है। इस CO तो सेंट्रल एटम है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, सेंट्रल एटम है, बता चुका हूँ, ये सेंट्रल एटम है, बता चुका हूँ। और इस CO से NH3 कितने जुड़े हुए हैं? 6 NH3 जुड़े हुए हैं, 6 NH3 जुड़े हुए हैं। CO से NH3 6 जुड़ा हुआ है। तो जितने भी NH3 हैं वो इसके लिगेंड हैं, ये लिगेंड कहलाएंगे। और ये एक दूसरे को सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। ऐसे कर सकते हैं, सेंट्रल मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर डोनेट करता है। तो इसको NH3 इसमें इस कंपाउंड में NH3 कहलाता है लिगेंड। तो इस NH3 क्या कहलाएगा? NH3 लिगेंड कहलाएगा। ठीक, NH3 लिगेंड कहलाएगा। इसको नोट कर लो। In this compound NH3 act as ligand। ठीक, नोट करो। तो अब देखते हैं हम सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है। बारी बारी सबका डेफिनेशन देखते हैं। सेंट्रल मेटल आयन क्या होता है?
in complex ion the metal or ion is present which is center of complex ion act as Lewis acid called CMI, मतलब सेंट्रल मेटल आयन। देखिए भाई, ये कोई कम्प्लेक्स लिया हूँ मैं, वहाँ से एग्जांपल से लेके लिया हूँ कोई कम्प्लेक्स CONH3 चार्ज लिया हूँ। तो इसमें जो बीचों बीच में है, इसको बीच में है सेंटर की तरह काम करेगा, सेंट्रल मेटल आयन की तरह यही काम करेगा, CMI की तरह। ठीक, और देखिए NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है, मैं बताऊंगा आप लोगों को अभी सबके बारे में, किस पर कौन चार्ज होता है। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, अगर देखा जाए तो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आएगा। ठीक है, और +3 आएगा जिसकी वजह से इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होता है वो लुईस एसिड की तरह काम करता है। डिफिनीशन समझ में आ गया होगा। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, जितने, ऐसे बता सकता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर एक्सेप्टेड बाय ए सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी एग्जाम्पल में ले लो, इसी एग्जाम्पल में लेते हैं। CO सेंट्रल एटम होता है, NH3 कितने हैं यहाँ, कितने लिगेंड हैं? NH3 तो लिगेंड की तरह काम कर रहा है क्योंकि सेंट्रल एटम से डायरेक्टली अटैच है। ऐसे लिगेंड को ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूलर आयन व्हिच आर डायरेक्टली अटैच टू सेंट्रल एटम आयन। ठीक है, तो कितने लिगेंड हैं, नंबर ऑफ लिगेंड कहलाते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड व्हिच आर अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। इस सेंट्रल मेटल आयन से कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं, जितने भी लिगेंड जुड़े रहते हैं वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक, तो इसमें कोऑर्डिनेट कितने NH3 हैं, अमोनिया कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ लिखेंगे 6 NH3 इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर इसका हो जाएगा 6 हो जाएगा। और लिगेंड क्या होगा, अमोनिया होगा। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। ठीक, नोट कर लें, फिर आगे बताते हैं दूसरा चीज़। आइए देखते हैं हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या होता है। डिफिनीशन देख लीजिए। द सेंट्रल एटम एंड द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू इट are enclosed in square bracket and are collectively termed as coordination sphere। मैं पहले भी आप लोगों को एग्जाम्पल दे चुका हूँ। CONH3 6, ठीक, इस पर 3+ चार्ज था और +3Cl आयन, इसको मैं ब्रेक करके बताया था। और देखिए इस सेंट्रल एटम से बड़ा ब्रैकेट है, तो है बड़ा ब्रैकेट है आपका है, ये बड़ा ब्रैकेट होल है ब्रैकेट एक तरह से ये स्फीयर के अंदर है, स्फेरिकल पार्ट में आएगा। तो इसको हम नाम दे देते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर का, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम कोऑर्डिनेशन एंटिटीज भी कहते हैं। कुछ लोगों को अंतर होता है, दोनों में थोड़ा बहुत अंतर है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर है। अगर ये सब एक ही में रहेगा तो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज की तरह काम करेगा, और यहाँ आपका कोऑर्डिनेशन स्फीयर की तरह काम करेगा। दोनों लगभग सेम ही है। अब काउंटर आयन देखते हैं। काउंटर आयन क्या होता है? द सिंपल आयन विच न्यूट्रलाइज चार्ज ऑफ कम्प्लेक्स आयन इज कॉल्ड काउंटर आयन। ऐसे कह सकते हैं, कम्प्लेक्स कंपाउंड में जो आयोनाइज वाला पार्ट है, जो पार्ट आयोनाइज हो जाता है, उसको हम काउंटर आयन कहते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं काउंटर आयन क्या होता है, तो समझ लो बाबू। देखो इसी में देख लो CONH3 6, एक ही एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, Cl3। ठीक है, ये तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। समझिएगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ठीक है, वो तो आयोनाइज नहीं होगा, नॉन आयोनाइज होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के जो बाहर है वो आयोनाइज फॉर्म में हो जाएगा, आयन के फॉर्म में आ जाएगा। इसको ब्रेक करने पे CONH3 6 + 3Cl- होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा 3Cl। तो यह जो है ये Cl 3Cl ये काउंटर आयन की तरह काम करेगा। यहाँ काउंटर आयन की तरह काम करेगा, यहाँ आपका ये काउंटर आयन की तरह काम करेगा।
काउंटर आयन। ठीक है, इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो आप लोग बताइए क्या होगा इसमें, बताइए। K4 FeCN6। ठीक है, तो इसमें जो आयोनाइज वाला जो पार्ट होगा 4K प्लस FeCN6, यह माइनस हो जाएगा 4 माइनस। तो ये देखिए यहाँ ये K प्लस, सॉरी ये जो आयोनाइज वाला पार्ट है ये तो नॉन आयोनाइज होगा, ये आयोनाइज वाला पार्ट कहलाएगा आपका काउंटर आयन कहलाएगा, ये काउंटर आयन कहलाएगा, काउंटर आयन कहलाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा काउंटर आयन। ठीक है, तो इतना नोट करें आप लोग। ठीक, समझ में आ गया होगा, आप भी करें। आगे बढ़ते हैं डेंसिटी की तरह। ठीक, आइए अब देखते हैं डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी नहीं, डेंसिटी। डेंसिटी मत समझिएगा इसको, डेंसिटी समझिएगा। मैं सब कुछ डिफिनीशन इसलिए बताता हूँ कि आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम में, या जो भी लड़का बीएससी कर रहा हो, इंटर का क्लास 12 का एग्जामिनेशन दे रहा हो, तो छोटी छोटी बातें भी डिफिनीशन पूछ सकता है। मैं चाहूँ तो ऐसे ही बता सकता हूँ, लेकिन जान का डिफिनीशन लिखता हूँ। आप लोग प्रॉपर तरीके से नोट बनाते रहिए। डेंसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ लोन पेयर डोनेटेड बाई लिगेंड साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल मेटल आयन इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। अभी जब टाइप्स ऑफ लिगेंड के टाइप में पढ़ेंगे हम, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड लिगेंड, तब समझ में आएगा। अभी मैं आ गया है चूँकि, तो इसका समझा दे रहा हूँ क्या होता है। जिसे एक होता है टाइप्स ऑफ लिगेंड में हम पढ़ेंगे तो बाइडेंटेड लिगेंड होता है, इसको हम ईएन से कह सकते हैं, ईएन से, इसको हम ईएन से डिनोट कर सकते हैं। और इसका जो फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डाइएमीन, और इसका स्ट्रक्चर होगा इथाइलिन CH2 और डाइएमीन मतलब 2NH2। ठीक है, और इस दोनों एन के पास, दोनों नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम को, आयन को देने का काम करते हैं। तो इस प्रकार की इसकी इस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को हम डेंसिटी कहते हैं। समझ रहे हैं बात को? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी को किसको दे रहा है? सेंट्रल मेटल को दे रहा है, और दे देगा तो यार रिंग बन जाएगा, चिलेट, तो उसको हम चिलेट कह सकते हैं। अभी आप लोग बस ये समझिए कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, किसी सेंट्रल एटम को, तो इस टेंडेंसी को हम डेंसिटी कहते हैं। एक और वर्ड है, हाँ, डेंसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड, लिगेंड की प्रॉपर्टी होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को, दोनों चीज़ डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। हाँ, तो डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन नंबर में अंतर समझ में आ गया होगा। अब आप लोग हेडिंग डालेंगे आप लोग, चिलेशन क्या होता है, चिलेट या चिलेशन। नोट करें पहले आप लोग, फिर चिलेशन बता रहा हूँ, मार्कर गड़बड़ है। अब हम डेंसिटी तो पढ़ लिए हैं, अब चिलेट के बारे में पढ़ेंगे। चिलेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिलेटिंग लिगेंड और चिलेटिंग रिंग क्या होता है, तो समझिएगा। ऑल बाइडेंटेड एंड पॉलीडेंटेड लिगेंड आर अटैच्ड टू सेंट्रल मेटल एटम in more than one direction, forming a closed chain cyclic or ring structure is called chilate। काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। एंड लिगेंड इन्वॉल्व आर कॉल्ड चिलेट लिगेंड। ठीक है, अभी देखिए, अभी मैं लिगेंड का क्लासिफिकेशन पढ़ाऊँगा, तो लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेड बाइडेंटेड। तो अभी चूँकि टर्मिनोलॉजी पढ़ा रहे थे, इसका नाम आ गया, तो मैं अभी डिफिनेशन आपको समझा दे रहा हूँ। फिर जब लिगेंड का स्ट्रक्चर बनाऊँगा तो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आएगा। अभी मान के चलते हैं, ये आपका इसका एग्जांपल है, चिलेट का एक एग्जांपल है, CuEn ट्वाइस 2+ चार्ज है, इस टाइप का कोई कम्प्लेक्स है। ईएन आपका बाइडेंटेड लिगेंड होगा, ईएन बाइडेंटेड लिगेंड होगा, मैं क्लासिफिकेशन में बताऊँगा। तो देखिए, ईएन मतलब होता है इथाइलिन डाइएमीन। इसका जो स्ट्रक्चर होता है CH2
NH2 फिर CH2 NH2। देखिए 2 इथाइल है, NH2 2 है, तो इसको डाइएमीन, इथाइलिन डाइएमीन। तो अब देखिए सेंट्रल एटम को Cu मान सकते हैं, यहाँ सेंट्रल एटम को Cu मानेंगे तो यह Cu यहाँ लिख देंगे। इधर दोनों साइड और कौन रहेगा आपका EN रहेगा। तो मान लीजिए EN ऐसे हम दिखाते हैं, ऐसे बनाएगा, यह लिगेंड का फॉर्मेशन करेगा, रिंग का फॉर्मेशन यहाँ मैं समझा रहा हूँ। इन जनरल पहले इसको समझने के लिए लिख सकते हैं ऐसे, CO ऐसे लिख लीजिए, EN एक यहाँ है, एक EN को यहाँ रख दो, एक EN को यहाँ ऐसे रख दो, समझने के लिए ऐसे, समझने के लिए लिख दो, ऐसे ऐसे कर दो, समझने के लिए समझ जाओ। लेकिन ब्रॉड स्ट्रक्चर हम EN का हम ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ से। देखो जो EN को हम ऐसे बना सकते हैं, CH2 लिखते लिखते सब याद हो जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आ जाएगा NH2। अब देखो बाबू Cu यहाँ रखो, इसको मिटा दो, और फिर एक NH2 यहाँ रखो, NH2, इस NH2 से CH2 जुड़ा हुआ है, CH2 फिर CH2, ये इथाइलिन डाइमीन का स्ट्रक्चर है EN का। अब देखो ये क्या है, अमोनिया पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वगैरह जानना जरूरी है, केमिकल बॉन्डिंग के फंडा आना चाहिए तभी समझ में आएगा। यहाँ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, भी सेंट्रल एटम को आयन को डोनेट करेगा। तो ध्यान से देखिए, एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ये देखिए एक 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, एक रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है, रिंग का फॉर्मेशन कर रहा है। इस पर इसको हम चिलेटिंग रिंग भी कह सकते हैं या चिलेटिंग लिगेंड भी कह सकते हैं। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, R में Cu ऐसे भी बना सकते हैं आप, बुक में ऐसे भी दिया रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको चिलेट कहेंगे, समझ गए होंगे आप लोग। तेरा आपका चिलेट या चिलेटिंग रिंग, ठीक है। तो इसमें कितने मेंबर का रिंग फॉर्म हो रहा है? 5 मेंबर का। रिंग फॉर्मेशन से, रिंग के फॉर्म होने से इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अब देखो नॉन चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है, यहाँ समझ लो। नॉन चिलेटिंग ऑल मोनोडेंटेड लिगेंड फॉर्म ओपन चेन कॉम्प्लेक्स आर नॉन साइक्लिक कॉम्प्लेक्स एंड आर कॉल्ड नॉन चिलेटिंग लिगेंड। उसी तरह ये भी है, लेकिन इससे अगर सेंट्रल एटम से कोई मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो तो वो रिंग का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। जैसे मान लो हम देखते हैं Cu है, तो इसमें कितने NH3 जुड़े हुए हैं? 4 कर दो इसको, CuNH3 4 कर दो, सही रहेगा। NH3 तो देखिए यहाँ कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है, कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो आपको यह नॉन चिलेट रिंग कहलाएगा, नॉन चिलेट रिंग कहलाएगा, ठीक है। और बात करते हैं चिलेट रिंग और नॉन चिलेट रिंग में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, तो चिलेटिंग लिगेंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं। यहाँ कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ऐसे भी कह सकते हैं। या किसी सेंट्रल एटम से कोई मोनोडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो तो नॉन चिलेटिंग होता है, आप पॉलीडेंटेड या बाइडेंटेड लिगेंड जुड़ा हो तो आपका चिलेटिंग लिगेंड का फॉर्मेशन होता है। इतना नोट करें, फिर आगे हम और टर्मिनोलॉजी जो बचा हुआ बता रहे हैं। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। अच्छा, एक चीज मिट गया था, उसको बता दें। नॉन चिलेटिंग रिंग अभी बताए थे, वो मिट गया था, फिर से देख लेना। CuNH3 ट्वाइस 2+ है। अब देखिए इस Cu से NH3 जुड़ा हुआ है, NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, ठीक है, बाइडेंटेड नहीं है। कोई भी रिंग, किसी भी रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो यह चिलेशन नहीं बनाएगा, नॉन चिलेटिंग बनाएगा। और यहाँ रिंग का फॉर्मेशन हो जा रहा था तो चिलेट बना रहा था, वो पहले वाला मिट गया था, इसको देखिएगा ध्यान से, ठीक है। ये हो गया। अब बाकी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। इट इज द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ डोनर एटम ऑफ लिगेंड अराउंड द सेंट्रल मेटल आयन
इन कोऑर्डिनेशन एंटिटीज या कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। ये कोऑर्डिनेशन नंबर पर डिपेंड करता है। जिस तरह वेस्पर थ्योरी पढ़े होंगे, वेस्पर थ्योरी में हम पढ़े हैं स्टेरिक नंबर पढ़ते थे, वहाँ से हाइब्रिडाइजेशन निकालते थे, शेप का स्ट्रक्चर बताते थे, बॉन्ड एंगल क्या होता था उसके बारे में बताते थे, क्या शेप होगा। ठीक है, अब यहाँ हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे के बेस पर, कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे हम कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, शेप क्या होगा, तो हम बताएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और शेप क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 है तो शेप उसका लीनियर होगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा। 4 होगा तो टेट्राहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल हो सकता है या स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। 5 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर तो टीबीपी होगा, ज्योमेट्री इसकी होती है टीबीपी या ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, कोऑर्डिनेशन जिस तरह स्टेरिक नंबर पढ़ते थे, स्टेरिक नंबर जिस तरह पढ़ते थे, स्टेरिक नंबर 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp आता था, उसी तरह कोऑर्डिनेशन नंबर में आएगा sp आएगा, एक s में आएगा दूसरा p में जाएगा। इसके लिए sp2 होगा, पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग आप लोग। sp3 होगा और dsp2 भी मान सकते हैं, dsp2 sp3 टेट्राहेड्रल के लिए, dsp2 स्क्वायर प्लेनर के लिए होता है। यह हो जाएगा sp3d1 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए sp3d2 होगा। शेप देखते हैं, शेप लीनियर कैसे बनता है। लीनियर एक रेखी होता है, एक रेखा में होता है। ट्राइगोनल प्लेनर कैसे बनता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा, ये तो लीनियर के लिए है। बॉन्ड एंगल क्या होगा बाबू, 180 होगा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल 120 को होता है, इतना चीज याद रहना चाहिए। ठीक, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, ये आपका टेट्राहेड्रल रहेगा। ठीक, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको टेट्राहेड्रल लिख देते हैं, टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन जानते हैं। दूसरा हो सकता है स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 2 के लिए शेप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए शेप है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर भी मानते हैं इसको। ठीक, स्क्वायर प्लेनर। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। ठीक, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के लिए इधर का ऊपर वाला मिटा दें, बता दें आपको। तो नोट कर लिए होंगे आप लोग। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ये भी है। तो ट्राइंगल बनाओ, पहले ट्राइंगल बनाओ और इसके बाद बाइपिरामिडल में 2 पिरामिड बनाओ, एक यहाँ ऐसे,
इसको इसे मिलाएंगे, ये तो ट्रायंगल है आपका। ये आपका टीबीपी स्ट्रक्चर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगला है ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 5 के लिए है। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए अगर हम देखते हैं तो ऑक्टाहेड्रल आता है इसका स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल आता है। तो देखो ये बीच में कोई सेंट्रल एटम है यहाँ से, और इससे 4 बॉन्ड, ये मान लो कोई सेंट्रल एटम है, 4 बॉन्ड स्क्वायर जैसा है, और 2 आपके ऊपर नीचे होंगे, एक्सियल पोजीशन में होंगे। इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, ये टेट्रा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जैसे बनेगा। यार सबका स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहना चाहिए। ये सब कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा में आता है। ठीक है बच्चों, तो इतनी कहानी थी क्या, टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। सब कुछ मैंने बता दिया है, कोई चीज़ छूटा नहीं है, सब कुछ मैंने बता दिया है यहाँ। ठीक है बच्चों, तो आज इतना पढ़िए आप लोग। ठीक, कोई भी चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है, एकदम बेसिक से पढ़ाया हूँ। बढ़िया से सब तैयार कीजिए, नोट प्रॉपर तरीके से बनाइए। और आप लोगों को थोड़ा सा भी मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। जहाँ भी रहिए बच्चों, खुश रहिए। चलो बच्चों, अगला हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे लिगेंड के बारे में बढ़िया से पढ़ाएंगे। तो आज इतना पढ़िए, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे आप लोगों को क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।